हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अकबर के समय से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल वंश या मुगल साम्राज्य से अकबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यानी मुगल बादशाह जो कि तीसरे नंबर का मुगल बादशाह था अकबर, आज हम उसके समय काल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने बाबर और हुमायूं के समय काल को अच्छे से डिस्कस करा था। तो आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस को जाकर आप देख लीजिए। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकबर का समय काल। तो अकबर का समय काल कब से कब तक था? तो इसका समय काल था 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक, जो कि मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। ठीक है, क्या था? मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। अब बात कर लेते हैं अकबर के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो आपको समझ आ ही गया होगा अकबर का समय काल कब से कब तक था, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच। अब बात कर लेते हैं अकबर का शुरुआती समय के बारे में। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। स्थान क्या था? अमरकोट राणा वीरशाल का महल, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, उस समय कहाँ था? राजस्थान में था। पिता कौन थे? हुमायूं, जो मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। ठीक है, क्या थे ये? मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह थे। माता का क्या नाम था? माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। और अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलाल था। तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। स्थान अमरकोट राणा विशाल का महल। पिता हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब बात कर लेते हैं अकबर के प्रमुख कार्यों के बारे में। अकबर ने क्या क्या प्रमुख कार्य किए थे? तो इसने सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था। और कब किया था? 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया था। फिर था तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ठीक है, क्या किया था? तीर्थ यात्रा पर जो कर लगते थे उसको समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर कैसा था? गैर मुस्लिमों पर यह कर लगाया जाता था, यानी जो हिंदू थे उन पर यह कर लगाया जाता था। अगला था फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। ठीक है, आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी कब बनाया? 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। इबादत खाने की स्थापना की 1575 ईस्वी में। कब की? 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। फिर है इबादत खाने में सभी धर्म गुरुओं की प्रवेश की अनुमति दी। और कब दी थी? 1578 में। इससे पहले क्या था कि इबादत खाने में सिर्फ मुस्लिम गुरुओं की प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन बाद में 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के गुरुओं को प्रवेश में आने के लिए कह दिया गया। अगला था मजहर की घोषणा। कब की थी? 1579 ईस्वी में मजहर की घोषणा की थी। दहसाल बंदोबस्त कब किया था इसने? 1580 में किया था। ठीक है, फिर दीन ए इलाही की घोषणा कब की थी? 1582 में। ये अकबर ने एक धर्म शुरू किया था। ठीक है, अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था जो काफी समय तक नहीं टिक पाया था और ये समाप्त हो गया था। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। अब बात कर लेते हैं अकबर के नौ रत्नों के बारे में। तो अकबर के नौ रत्न कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, पूछा जाता है अकबर के नौ रत्नों के बारे में, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। सबसे पहला है बीरबल, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है तानसेन, चौथा फैजी, पांचवा टोडरमल, छठा मानसिंह, सातवां है मुल्ला दो प्याज, आठवां है हाकिम हुक्काम और नौवां है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो एग्जाम में इनके बारे में किसी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि अकबर के कितने रत्न थे। तो आप याद रखिएगा अकबर के 9 रत्न थे। तो इनके नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इनके सभी नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक कालनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था इसका राज्याभिषेक? हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। तो आपको याद होगा हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? अपने पुस्तकालय से उतरते समय सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद ही अकबर का राज्याभिषेक
कालनौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ। अकबर का संरक्षण बैरम खां था। ठीक है, इसका संरक्षक कौन करता था? बैरम खान करता था, जिसने अकबर का संरक्षण 1556 से 1560 ईस्वी तक किया। कब तक किया था? 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक किया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो याद रखिएगा बैरम खां अकबर का संरक्षक था। तो अकबर के राज्याभिषेक के दौरान उसका सिर्फ पंजाब के कुछ हिस्सों पर ही वास्तविक नियंत्रण था। ठीक है, क्या था कि पंजाब के ही कुछ हिस्सों पर इसका वास्तविक नियंत्रण था। कारण था हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं को कई बार हार का सामना करना पड़ता था, जिस कारण इन्हें कहाँ जाना पड़ा था? पश्चिमी हिस्से में जाकर छिपना पड़ा था, जिस कारण अकबर का सिर्फ कहाँ तक इसका वास्तविक नियंत्रण था? पंजाब के कुछ हिस्सों पर वास्तविक नियंत्रण था। आगे चलते हैं। दिल्ली और आगरा में अकबर की उपस्थिति न होने के कारण हेमू ने आगरा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, किसने कर लिया था? हेमू ने अपना अधिकार कर लिया था। हेमू कौन है? ये अगली स्लाइड में आगे चलकर हम अच्छे से बताएंगे। तो हेमू कौन था? वैसे हेमू बादशाह आदिल शाह का सेनापति था। ठीक है, कौन था? बादशाह आदिल शाह का एक सेनापति था। तो अकबर ने आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए हेमू पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार करने के लिए हेमू पर आक्रमण किया, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, हेमू पर जो आक्रमण हुआ था और ये युद्ध जहां लड़ा गया था उसी को पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अफगान शासक बादशाह आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, किस किसके बीच हुआ था? बादशाह आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के बीच यह युद्ध हुआ था। तो अकबर के पास हेमू की तुलना में कम सैन्य बल था, जिसमें हेमू के पास 1500 हाथी थे। तो हेमू के पास कितने हाथी थे? लगभग 1500 हाथी थे। तो अकबर की सेना क्या थी? यहाँ पर कमजोर थी। ठीक है, तो प्रारंभ को सफलता मिलती जा रही थी। प्रारंभ में सफलता किसको मिलती जा रही थी? हेमू को मिलती जा रही थी, परंतु दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख मर जाकर लगा और उससे युद्ध का पासा था जो पलट गया। ठीक है, तो हेमू की आंख में तीर लगने से क्या था कि वह गिर गया। तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की विजय हुई, तो आंख में जो तीर लगा था उस कारण हेमू की मृत्यु हो गई, जिस कारण अकबर की पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय हुई। ठीक है, और अकबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया, किसी वजह से? हेमू की मृत्यु की वजह से दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो गया। तो इस युद्ध के बाद मुगलों और अफगानों के बीच जो संघर्ष चलता था वो समाप्त हो गया। तो ये संघर्ष किसने समाप्त किया था? ये संघर्ष अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम में ये वाला टॉपिक पूछ लिया जाता है कि किसके समय काल में अफगानों से संघर्ष को समाप्त किया गया था। तो अकबर के समय काल में अफगानों के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया था। अकबर ने दिल्ली से फरमान जारी किया, जिसमें बैरम खान को पद से निरस्त कर दिया और हज पर जाने का आदेश दिया। बैरम खान पहले तो इस फैसले से सहमत था, पर बाद में उसने फैसला बदल दिया, क्योंकि अकबर के बर्ताव में परिवर्तन दिख रहा था और इससे इनकार कर दिया और वह विद्रोह पर उतर आया। ठीक है, तो क्या था कि अकबर के कुछ लोग थे जो बैरम खां के प्रति उसको भड़का रहे थे, कि जिस कारण क्या था कि बैरम खां को पद से निरस्त करके अकबर ने क्या किया? हज पर जाने का आदेश दिया। पहले तो बैरम खां मान गया था, लेकिन बैरम खान को कोई आशंका हुई, जिस कारण उसने जाने से मना कर दिया था। ठीक है, और वह विद्रोह पर उतर आया था। बाद में उसने अकबर की सेना से युद्ध किया। ठीक है, युद्ध क्यों किया था? क्योंकि जो बैरम खान था वह अकबर का काफी वफादार था और अचानक से उसके प्रति विद्रोह की भावना अकबर में आ गई थी। और विद्रोह की भावना क्यों आई थी? कि आपस के ही लोगों ने बैरम खान के प्रति अकबर में विद्रोह की भावना जगा दी थी, जिस कारण बैरम खान क्या था? विद्रोह पर उतर आया था और अकबर की सेना से युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई और अकबर ने पुनः बैरम खान को मक्का जाने को कहा। मक्का के रास्ते में 1561 में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगानी मुबारक खान ने उसकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी बैरम खान की? मुबारक खान ने हत्या कर दी थी।
अब बात करते हैं पर्दा शासन या पेटीकोट शासन की। ठीक है, तो 1560 से के बीच अकबर के शासन पर उसने हरहम दल की स्त्रियों और धायमा महामंगा के पुत्र आदम खां का काफी प्रभाव था। किसका प्रभाव था इस पर्दा शासन में? महामंगा के पुत्र आदम खां की काफी प्रभाव पड़ा था। तो 4 वर्ष के इस शासन का पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। तो 4 वर्ष के इस शासन को किस नाम से जाना जाता है? पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। तो 1561 में मालवा के युद्ध में आदम खान ने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया और अकबर को पता चलने पर उसने उसे मृत्यु दंड दे दिया था। तो याद रखिएगा, महामंगा कौन थी? जो अकबर का पालन पोषण करती थी। ठीक है, कौन थी? वो अकबर का पालन पोषण करती थी। तो वह क्या चाहती थी कि उसका पुत्र आदम खां क्या बने? मुगल साम्राज्य का बादशाह बने। ठीक है, तो यह क्या करते थे, दोनों आपस में षड्यंत्र रचते रहते थे अकबर के खिलाफ। तो आदम खान ने क्या किया था? मालवा के युद्ध से जो लूटा हुआ धन था उसे अकबर से छिपा लिया था। जब बाद में अकबर को यह पता चला तो उसने उसे मृत्यु दंड दे दिया। इसके बाद 1564 तक पर्दा शासन था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब समाप्त कर दिया गया था? 1564 में पर्दा शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। अगला है अकबर का साम्राज्य विस्तार। ठीक, अब बात करेंगे अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों तक अकबर की भूमिका एक महान विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के तौर पर थी। तो इसकी भूमिका कितने वर्ष तक थी? 4 दशकों तक। समझ आ गया होगा, पूछ लिया जाता है कि अकबर की भूमिका जो साम्राज्य विस्तार में कितने दशकों तक रही थी। तो 4 दशकों तक अकबर की भूमिका एक महान विजेता एक साम्राज्य निर्माता के तौर पर थी, जिसमें मालवा विजय के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये कब हुई थी? 1561 में। तो सबसे पहले अकबर ने 1561 से 1562 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो सबसे पहले इसने हमला कहाँ किया था? 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अगला है चुनार के किले पर विजय। तो चुनार के किले पर कब विजय की गई थी? 1562 में। तो चुनार के किले पर अफगानों का शासन था। तो मुगलों और सेनापति अब्दुल खान के नेतृत्व में अकबर का चुनार किले पर अधिकार हो गया था। कब हुआ था? 1562 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें मुगलों का सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खान था, और इसी के नेतृत्व में अकबर की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगला है गोंडवाना विजय। ये कब हुई थी? 2 साल बाद 1564 में। तो अकबर ने 1564 में गोंडवाना युद्ध में यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो गोंडवाना विजय कब की गई थी? 1564 में की गई थी। और किसके साथ यह युद्ध लड़ा गया था? रानी दुर्गावती के साथ यह युद्ध लड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं राजपूताना विजय की। तो आमेर विजय 1562। आमेर के शासक बहारमल पहला राजपूत था जिसने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। किसके साथ किया था? हरकाबाई जो जोधाबाई है वह अकबर के साथ उसका विवाह कर दिया था। तो अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मानसिंह को उच्च पद प्रदान किया था। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया था? भगवान दास एक पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्रदान कर दिया था। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो मेवाड़ अभियान के बारे में बात करेंगे। तो राजपूत राज्यों में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उस समय वहां का शासक राणा उदय सिंह था। तो 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और 1572 में राणा प्रताप से मेवाड़ को जीता था। तो 18 जून 1576 में अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था। कब हराया था? 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में हराया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। अन्य अभियान। तो गुजरात पर विजय 1572 में की गई थी और बिहार बंगाल पर विजय भी की गई। ठीक है, तो काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और गांधार पर विजय। तो ये कौन कौन सी विजय थी? एक गुजरात पर विजय, बिहार बंगाल पर विजय, काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और गांधार पर
विजय की गई थी। ठीक है, तो पश्चिम से लेकर, ध्यान रखिएगा, पश्चिम में कहाँ से लेकर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और मध्य भारत और बंगाल तक। ठीक है, और नीचे दक्षिण में कहाँ तक किया गया था, तो ये महाराष्ट्र तक इसने अपना शासन फैलाया था। तो ये थे इसके अन्य अभियान। अब बात कर लेते हैं दक्षिण भारत पर अभियान। तो अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया था। कैसा था? अकबर एक ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत की ओर अभियान किया था। तो इसमें सबसे पहला है खानदेश पर आक्रमण। तो खानदेश पर आक्रमण कब किया था? 1591 में इसने खानदेश पर आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण कब किया था? दौलताबाद पर आक्रमण, और ये कब किया था? 1599 ईस्वी में किया था। अगला है अहमदनगर पर आक्रमण। तो अहमदनगर पर आक्रमण कब किया था? 1600 में। तो यहाँ की रानी कौन थी? चांद बीवी। और अकबर की यहाँ पर विजय हुई थी। क्या हुई थी? अकबर की यहाँ पर विजय हुई थी। तो अहमदनगर पर आक्रमण के दौरान अकबर ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? चांद बीवी के विरुद्ध युद्ध किया था। अगला है असीरगढ़ पर आक्रमण। तो कब किया था असीरगढ़ पर आक्रमण? 1601 में असीरगढ़ पर आक्रमण किया था। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो 1601 में किया गया अकबर का यह अंतिम अभियान था। तो दक्षिण भारत में किया गया अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ पर आक्रमण, जो कि 1601 ईस्वी में किया गया था। फिर है अकबर की मृत्यु। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में हो गई और उसने आगरा के पास सिकंदरा किले में दफनाया गया था। तो अकबर की मृत्यु के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था? आगरा के किले सिकंदरा में दफनाया गया था, जहां पर उसका मकबरा बना हुआ है। और अकबर के बाद उसका पुत्र सलीम, जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वह अगला मुगल बादशाह बना था। तो याद रखिएगा, अगला मुगल बादशाह कौन बना था अकबर के बाद? जहांगीर, जिसे सलीम कहा जाता था। ठीक है, तो ये था अकबर का समय काल। तो इसमें आपको मैं एक टॉपिक और बता दूं कि जो भी अकबर युद्ध लड़ता था तो पहले वह क्या करता था? चेतावनी देता था। यदि उसकी चेतावनी कोई नहीं मानता था तो वह उसे युद्ध करके वहां पर मार काट करके उसे अपने अधीन कर लेता था, और जो उसे बिना युद्ध लड़े उसके राज्य में सम्मिलित हो जाता था, जो भी राज्य अकबर के शासन में बिना युद्ध लड़े वह उसके राज्य में मिल जाता था, तो अकबर उसे क्या करता था? एक उच्च पद की प्रवृत्ति कर देता था। यानी उसके राज्य में जो भी बड़े अधिकारी हुआ करते थे वह अपने साम्राज्य में एक उच्च पद दे दिया करता था। तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये था हमारा अकबर का समय काल। तो अकबर का समय काल हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद है आपको अकबर का समय काल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी 100.1 को।